आप अभी जिस सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और टोल टैक्स दे रहे हैं, क्या आपको पता है वो सड़क किसकी है? आप जिस एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, उसका असली मालिक कौन है? आप अपने घर में जो गैस और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसका मीटर कौन कंट्रोल करता है? आपको लगता होगा ये सब सरकार का है या किसी बड़े लोकल बिजनेसमैन का है। लेकिन दोस्तों, असलियत ये है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोड्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस और पावर ग्रिड्स एक ऐसी औरत के हाथ में है जिसका नाम शायद आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। वो बिल गेट्स या एलॉन मस्क की तरह शोर नहीं मचाती, वो ट्विटर पर आकर मीम्स शेयर नहीं करती, वो छुपी रहती है, वो इनविजिबल है। लेकिन जब वो लंदन के किसी बोर्ड रूम में बैठकर एक साइन करती है, तो दुनिया के किसी कोने में बिजली के दाम बढ़ जाते हैं या किसी दूसरे देश में नया हाईवे बनना शुरू हो जाता है। उसके पास दुनिया का वो रिमोट कंट्रोल है जो सीधा आपकी जेब पर असर डालता है। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पावरफुल औरत है। वो दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाली फीमेल सीईओ है। आप यहाँ तक आ गए हो तो अगले 10 मिनट देख लेना। आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो ना गोरी है ना वेस्टर्न है। वो एक श्रीलंकन इमिग्रेंट है जो एक रिफ्यूजी की तरह भाग कर आई थी, जिसके पास पहचान के नाम पर सिर्फ उसका दिमाग था। उसका नाम है शमारा विक्रमानायके और वो चला रही हैं दुनिया की मिलियनेयर फैक्ट्री मैक्वेरी ग्रुप। आज हम उस औरत की कहानी डिकोड करेंगे जिसने व्हाइट मैन के क्लब को तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें खरीद लिया। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी कंट्रोल की है। कैसे एक छोटी सी हाइट वाली सिंपल सी दिखने वाली लड़की ने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े शार्क्स को कच्चा चबा लिया। लोग पूछते हैं कि शमारा विक्रमानायके इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई? क्या ये किस्मत थी? नहीं, ये एक कैलकुलेटेड गेम था। उन्होंने दुनिया को तब ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेचना शुरू किया जब लोग ऑयल और गैस के पीछे भाग रहे थे। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और नेट जीरो की बात कर रही है, शमारा हंसती हैं क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले ही इस फ्यूचर पर अपना पैसा लगा दिया था। वो आज दुनिया की ग्रीन क्वीन मानी जाती हैं, लेकिन उनके क्रिटिक्स उन्हें वल्चर गिद्ध कहते हैं जो पब्लिक एसेट्स को निचोड़कर प्रॉफिट बनाता है। आज पार्ट 1 में हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ द घोस्ट सीईओ। कैसे श्रीलंका के दंगों से निकलकर एक लड़की सिडनी पहुंची और कैसे उसने एक ऐसे बैंक में कदम रखा जहां सिर्फ मर्दों का राज था। शमारा विक्रमानायके की कहानी शुरू होती है 1961 में लंदन में, लेकिन उनकी जड़ें यानी रूट्स श्रीलंका में गहराई तक धसी हुई थीं। उनके पिता रंजी विक्रमानायके एक डॉक्टर थे। उनका परिवार श्रीलंका के एलीट क्लास से था, पढ़ा लिखा और रिस्पेक्टेड। लेकिन पैसा और इज्जत तब बेकार हो जाते हैं जब देश जलने लगता है। 1950s और 60s का श्रीलंका तब का सिलोन आज के जैसा नहीं था। वहाँ पॉलिटिक्स बदल रही थी, एथनिक टेंशन्स बढ़ रही थीं और सोशलिज्म का रंग चढ़ रहा था। अमीर और पढ़े लिखे लोगों के लिए माहौल खतरनाक हो रहा था। शमारा के पिता ने हवा का रुख पहचान लिया था। 1958 में श्रीलंका में भयानक दंगे हुए थे। उन्हें पता था कि उनके बच्चों का फ्यूचर यहाँ सुरक्षित नहीं है। एक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने वो डिसीजन लिया जो हर इमिग्रेंट बाप लेता है, अपनी ज़मीन, अपनी इज्जत, अपना कंफर्ट छोड़कर अनजान देश में जीरो से शुरुआत करना। 1970s में विक्रमानायके फैमिली ऑस्ट्रेलिया पहुंची। उस वक्त का ऑस्ट्रेलिया आज के ऑस्ट्रेलिया जैसा मल्टीकल्चरल नहीं था। वहां व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का साया अभी भी था। गोरे लोगों के बीच एक ब्राउन फैमिली का आना आसान नहीं था। शमारा उस वक्त 13-14 साल की थी। इमेजिन कीजिए उस लड़की को, छोटी सी हाइट, रंग सांवला और दिमाग आइंस्टाइन जैसा। स्कूल में वो अकेली पड़ जाती थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है? शमारा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास कनेक्शंस नहीं थे, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, एजुकेशन। उनके पिता का एक ही रूल था, किताबें तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त हैं। जब बाकी बच्चे खेलते थे, शमारा लाइब्रेरी में होती थीं। ये कोई पनिशमेंट नहीं था, ये उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म था। उन्हें पता था कि अगर इस देश में टिकना है तो उन्हें गोरों से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें एवरेज रहने का हक नहीं था। शमारा पढ़ाई में इतनी तेज थी कि उन्होंने स्कूल टॉप किया और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एडमिशन लिया। उन्होंने लॉ और कॉमर्स की डबल डिग्री की। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, शमारा कभी बैंकर बनना ही नहीं चाहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि वो नोट गिने या स्टॉक मार्केट में सट्टा लगाएं। उनका सपना था लॉयर बनना, गरीबों की मदद करना, दुनिया में इंसाफ लाना। वो आइडियलिस्टिक थीं। कॉलेज खत्म करके उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ में काम करना शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1987 का साल था। दुनिया भर के मार्केट्स बूम कर रहे थे। कुछ महीनों बाद क्रैश होने वाले थे, पर यह किसी को पता नहीं था। शमारा की एक सहेली थी जो मैक्वेरी बैंक में काम करती थी। उसने शमारा से कहा, यार तू यहाँ आ जा, यहाँ काम बहुत चैलेंजिंग है और लोग बहुत स्मार्ट हैं। मैक्वेरी बैंक, इस नाम को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसे द मिलियनेयर फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को इतना बोनस देता है कि वो 30 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। लेकिन वहाँ का कल्चर कट थ्रोट था। वहाँ सिर्फ सबसे तेज दिमाग टिक सकते थे। शमारा ने सोचा, चलो 1 साल ट्राई करती हूँ, अगर पसंद नहीं आया तो वापस लॉ में चली जाऊंगी।
1987 में शेमारा ने मैक्वारी ज्वाइन किया। वो 25-26 साल की थीं। जब वो पहले दिन ऑफिस गईं तो उन्होंने देखा कि पूरा फ्लोर सूट बूट वाले लंबे चौड़े गोरों से भरा हुआ है। वो सिगरेट पी रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे और डील ग्लोस कर रहे थे। इस टेस्टोस्टेरोन से भरे कमरे में शेमारा एक छोटी सी गुड़िया जैसी लग रही थी। कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता था। कई बार क्लाइंट्स उन्हें सेक्रेटरी या टी लेडी समझ लेते थे और कहते थे कॉफी ले आओ। अगर कोई और लड़की होती तो शायद रोता हुआ घर भाग जाती या फिर एचआर में शिकायत करती। लेकिन शेमारा विक्रमानायके अलग मिट्टी की बनी थी। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने सोचा ठीक है, तुम मुझे टी लेडी समझो, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करूंगी, मैं तुम्हें आउटस्मार्ट करूंगी। उन्होंने चुपचाप काम करना शुरू किया। वो मीटिंग्स में पीछे बैठती थीं, लेकिन सबसे ज्यादा होमवर्क करके आती थीं। जब बड़े बड़े बैंकर्स डील की ऊपरी बातें करते थे, शेमारा कॉन्ट्रैक्ट के फुटनोट में छुपी हुई बारीकियां पकड़ लेती थीं। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि ये लड़की सिर्फ कॉफी नहीं लाती, ये लड़की मैथ सॉल्व करती है जो किसी और से नहीं हो रहा। शेमारा के करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें कॉर्पोरेट एडवाइजरी डिवीजन में डाला गया। यहाँ उनका दिमाग खुला। उन्होंने देखा कि बैंक सिर्फ पैसा उधार नहीं देते, बैंक्स असलियत में कंपनीज को खरीदते और बेचते हैं। लेकिन 1990s की शुरुआत में मैक्वारी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहते थे। उस तक इन्वेस्टमेंट बैंक स्टॉक्स और बॉन्ड्स में खेलते थे। सड़क और हवाई अड्डे खरीदना बोरिंग माना जाता था। लोग कहते थे रोड में क्या प्रॉफिट है, वो तो सरकार बनाती है। लेकिन मैक्वारी के दिमाग में एक अलग प्लान था। उन्होंने सोचा कि अगर हम सरकार से रोड खरीद लें और अगले 30 साल तक टोल टैक्स वसूल करें तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाएगी। शेमारा को इस नए डिवीजन में काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर ये मॉडल फेल होता तो शेमारा का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन शेमारा ने इस मॉडल को सिर्फ समझा नहीं, उन्होंने इसे मास्टर कर लिया। उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा एसेट है जो रिसेशन प्रूफ है। चाहे मार्केट गिरे या उठे, लोग सड़क पर चलना बंद नहीं करेंगे, लोग पानी पीना बंद नहीं करेंगे, लोग हवाई जहाज में उड़ना बंद नहीं करेंगे। ये मोनोपोली एसेट्स थे। शेमारा ने पूरी दुनिया का मैप खोला और ढूंढना शुरू किया कि कहां कहां सरकार गरीब है और पैसा चाहती है। उन्होंने सरकार को ऑफर दिया कि हम तुम्हें आज कैश देंगे, तुम हमें अगले 50 साल के लिए अपना हाईवे दे दो। उनकी पहली बड़ी परीक्षा यानी टेस्ट थी नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में डील्स क्लोज करना। शेमारा ऑस्ट्रेलिया से निकलकर दुनिया घूमने लगी। वो बोर्ड रूम्स में जाती जहां 20 मर्द बैठे होते और वो अकेली औरत। वो उन्हें समझाती कि क्यों उन्हें अपना एयरपोर्ट मैक्वारी को बेच देना चाहिए। उनकी आवाज़ नीची थी, लेकिन उनके लॉजिक में दम था। उन्होंने कनाडा में एक डील क्लोज की जो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस विरोध कर रहे थे, जनता प्रोटेस्ट कर रही थी कि विदेशी बैंक हमारी सड़क खरीद रहा है। लेकिन शेमारा ने पॉलिटिशियंस को समझाया कि इस डील से उन्हें जो पैसा मिलेगा उससे वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बना सकते हैं। उन्होंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का यूज करके डील को ऐसे स्ट्रक्चर किया कि सबको लगा कि वो जीत गए। असलियत में मैक्वारी जीता था। 2004 आते आते शेमारा विक्रमानायके मैक्वारी की टॉप परफॉर्मर बन चुकी थीं, लेकिन वो अभी भी पर्दे के पीछे थीं। दुनिया निकोलस मोर, जो तब के सीईओ थे, को जानती थी। शेमारा उनकी सीक्रेट वेपन थीं। उन्होंने मैक्वारी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एसेट्स मेरा डिवीजन को एस्टैब्लिश किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनने वाला था। शेमारा ने इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज को एक नई कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे पास लोगों के रिटायरमेंट का पैसा है, तुम स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं ले सकते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रोड्स दूंगी, बोरिंग, स्लो लेकिन गारंटीड पैसा। इन्वेस्टर्स को ये बात समझ आ गई। अरबों डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स शेमारा के फंड में आने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। लीमैन ब्रदर्स डूब गया, वॉल स्ट्रीट में आग लग गई, बड़े बड़े बैंक्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सब हिल गए। मैक्वारी को भी झटका लगा। लोग कहने लगे कि मिलियनेयर फैक्ट्री अब बंद होने वाली है। मैक्वारी का मॉडल कर्जे यानी डेट पर चलता था। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के लिए भारी लोन लिया हुआ था। अब मार्केट में पैसा सूख गया था। शिमरा उस वक्त न्यूयॉर्क और लंदन के बीच घूम रही थी। हर सुबह उठकर उन्हें डर लगता था कि क्या आज बैंक बचेगा। यहाँ शिमरा की रिस्क मैनेजमेंट स्किल काम आई। जब बाकी बैंक्स हाई रिस्क मॉर्गेजेस यानी होम लोन्स में फंसे हुए थे, शिमरा के एसेट्स रियल थे। उनके पास हवा में बनाए हुए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं थे। उनके पास एयरपोर्ट्स थे, टोल रोड्स थी, वाटर यूटिलिटीज थी। क्राइसिस के दौरान भी लोगों ने पानी पीना नहीं छोड़ा था। शिमरा ने अपने इन्वेस्टर्स को शांत किया। उन्होंने दिखाया कि उनके एसेट्स अभी भी कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। जहां दूसरे बैंक्स लॉसेस दिखा रहे थे, शिमरा का डिवीजन स्टेबल था। इस क्राइसिस ने मैक्वारी के अंदर शिमरा की पोजीशन को अनशेकेबल बना दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ फेयर वेदर पायलट नहीं है जो साफ मौसम में जहाज उड़ाएं, वो तूफान में भी जहाज लैंड करा सकती हैं।
2008 के बाद दुनिया बदल गई। लोगों को बैंक्स पर गुस्सा आने लगा। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हुआ। लोग बैंक्स को ईविल मानने लगे। मैक्वारी पर भी सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे, क्यों एक प्राइवेट बैंक हमारे पानी और बिजली को कंट्रोल कर रहा है? क्यों हम टोल टैक्स बैंक को दे रहे हैं? शिबेरा को पता था कि अगला दशक यानी डेकेड सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि रेपुटेशन का होगा। अगर बैंक को जिंदा रखना है तो उन्हें अपनी इमेज बदलनी होगी। उन्हें वल्चर से सेवियर बनना होगा। और यहीं से जन्म हुआ शमेरा विक्रमानायके के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक का, ग्रीन फाइनेंस। जब दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर बस बातें कर रही थी, शमेरा ने कैलकुलेशन शुरू कर दी थी। उन्होंने देखा कि आने वाले वक्त में कोयला और तेल बेकार हो जाएंगे। फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी में है, सोलर, विंड, हाइड्रो। लेकिन इसमें रिस्क था। टेक्नोलॉजी नई थी, महंगी थी। कोई भी बड़ा बैंक सोलर फार्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। शिमेरा ने सोचा, अगर मैं इस सेक्टर को कैप्चर कर लूं तो मैं अगले 50 साल तक दुनिया की एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करूंगी। उन्होंने मैक्वारी को ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक में बदलना शुरू किया। ये फैसला अंदरूनी तौर पर यानी इंटरनली बहुत कंट्रोवर्शियल था। पुराने बैंकर्स कह रहे थे, शिमेरा पागल हो गई है, सोलर में कोई पैसा नहीं है, हम ऑयल और गैस में ही रहेंगे। लेकिन शिमेरा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, हम आज लॉस खाएंगे ताकि कल हम मार्केट रूल करें। अब तक हमने देखा शिमेरा अभी सीईओ नहीं बनी है, लेकिन वो बैंक का सबसे पावरफुल इंजन यानी एसेट मैनेजमेंट चला रही हैं। वो एक ब्राउन वुमन है जो वाइट मैन की दुनिया में अपनी जगह बना चुकी हैं। लेकिन अब उनका सामना एक नई मुसीबत से होने वाला था। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो उन्हें ग्लोबलिस्ट कबाल का हिस्सा बताने वाली थी, और एक ऐसा पर्सनल चैलेंज जो उनकी जॉब को खत्म कर सकता था। कैसे शिमेरा बनी मैक्वारी की सीईओ? कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन बैंक खड़ी की? और क्या सच में वो हमारे पैसे और रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही हैं? आइए देखते हैं। ओके, आपने वैम्पायर स्क्विड यानी खून पीने वाला समुद्री जीव के बारे में सुना होगा। 2008 के बाद लोगों ने गोल्डमैन सैक्स को ये नाम दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स किस बैंक को वैम्पायर कैंगरू कहते हैं? वो बैंक है मैक्वारी। और इस बैंक को चलाने वाली औरत कोई रूथलेस मॉन्स्टर जैसी नहीं दिखती। वो एक माँ है, एक बीवी है, और वो लंदन के किसी पार्क में साइकिल चलाती हुई दिख सकती हैं। लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक ऐसा कैलकुलेटर चलता है जो दुनिया के हर रिसोर्स, हवा, पानी, धूप को प्रॉफिट में बदल देता है। 2018 में जब शिमेरा विक्रमानायके मैक्वारी ग्रुप की सीईओ बनी तो पूरी बैंकिंग दुनिया हिल गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक एशियन औरत थी। वो गोरी नहीं थी, वो मर्द नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वो दुनिया के सबसे बड़े बैंकर्स जेमी डायमंड, डेविड सॉलोमन से ज़्यादा सैलरी ले रही थी। लोग हैरान थे, ये कौन है जिसने वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ियों को सैलरी में पीछे छोड़ दिया है? अब हम देखेंगे शिमेरा का असली राइज। कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइस्ट यानी हरे रंग की डकैती की। कैसे उन्होंने यूके सरकार से उनका सबसे कीमती बैंक खरीद लिया जब पूरा देश विरोध कर रहा था। और कैसे वो आज दुनिया की सबसे पावरफुल क्लाइमेट कैपिटलिस्ट बन गई हैं। लोग कहते हैं कि वो एनवायरनमेंट बचाना चाहती हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि वो एनवायरनमेंट बेचना चाहती हैं। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम एंटर करेंगे उस दुनिया में जहां हवा और धूप भी बिकाऊ है। स्वागत है द ग्रीन क्वीन के राज में। द 2 बिलियन पाउंड गैम्बल, स्टीलिंग द ग्रीन बैंक। 2017 का साल था। यूके यानी ब्रिटेन की सरकार ने एक बैंक बनाया था, ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका काम था विंड फार्म्स और सोलर प्रोजेक्ट्स को फंड करना। ये सरकार का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था। लेकिन यूके सरकार को पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बैंक को बेच देंगे। दुनिया भर के शार्क्स तैयार हो गए, लेकिन शिमेरा विक्रमानायके की नज़र चील जैसी थी। उन्हें पता था कि ये बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं, ये फ्यूचर है। अगर मैक्वारी इसे खरीद ले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टर बन जाएगा। शिमेरा ने बिड लगाई 2.3 बिलियन यानी अप्रॉक्स 20,000 करोड़ रुपए की। ब्रिटेन में हंगामा मच गया। पॉलिटिशियंस चिल्ला रहे थे, हम अपना ग्रीन बैंक एक ऑस्ट्रेलियन वैम्पायर को नहीं बेच सकते। ये लोग प्रॉफिट के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स बेच देंगे। लॉर्ड ओक शॉट ने कहा, मैक्वारी को बेचना मतलब ड्रैकुला को ब्लड बैंक की चाबी देना। मीडिया ने शिमेरा और मैक्वारी को विलन बना दिया। लेकिन शिमेरा घबराई नहीं। वो लंदन गई। उन्होंने पॉलिटिशियंस से बंद कमरे में मीटिंग्स की। उन्होंने वादा किया कि हम इस बैंक को तोड़ेंगे नहीं, हम इसे बड़ा बनाएंगे, हम इसमें अपना पैसा डालेंगे और इसे ग्लोबल बनाएंगे। उन्होंने पॉलिटिशियंस को कन्विंस कर लिया। डील हो गई। मैक्वारी ने जीआईबी को खरीद लिया और उसका नाम बदल कर रख दिया ग्रीन इन्वेस्टमेंट ग्रुप। लोगों ने कहा शिमेरा झूठ बोल रही हैं, लेकिन आज 5 साल बाद जीआईजी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर है। उन्होंने ताइवान में विंड फार्म्स लगाए, अमेरिका में सोलर पार्क्स बनाए और यूरोप में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाए। शिमेरा ने साबित कर दिया कि वो वैम्पायर नहीं, वो विजनरी हैं। उन्होंने एक सरकारी बैंक को एक ग्लोबल मशीन में बदल दिया। इस डील ने कंफर्म कर दिया कि शिमेरा अब सीईओ बनने के लिए तैयार हैं। द थ्रोन, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग।
जुलाई 2018 मैक्वारी के सीईओ निकोलस मॉर रिटायर हुए। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई गोरा आदमी गद्दी संभालेगा, लेकिन बोर्ड ने अनाउंस किया शिमिरा विक्रमानायके विल बी द न्यू सीईओ। ये न्यूज़ फाइनेंशियल वर्ल्ड में भूचाल थी। एक श्रीलंकन इमिग्रेंट, एक औरत। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली बार किसी मेजर बैंक की सीईओ एक औरत बनी थी। लेकिन शिमिरा ने इसे डाइवर्सिटी हायर बनने नहीं दिया। उन्होंने आते ही कहा, मैं यहाँ सिर्फ कुर्सी गर्म करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ रूल्स बदलने आई हूँ। उनकी सैलरी रिवील हुई, 18 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यानी अप्रॉक्स 100 करोड़ रुपीस साल का। ये सैलरी ऑस्ट्रेलिया के किसी भी मर्द सीईओ से ज़्यादा थी। जेमी डायमंड, जेपी मॉर्गन और वॉल स्ट्रीट के दूसरे बड़े सीईओज भी हैरान थे। शिमिरा ने प्रूव किया कि जेंडर पे गैप को खत्म करने का एक ही तरीका है, इतना प्रॉफिट कमाओ कि कोई तुम्हें इग्नोर ना कर सके। उन्होंने मैक्वारी का फोकस पूरी तरह से बदल दिया। पहले मैक्वारी सिर्फ रोड्स और एयरपोर्ट्स के लिए जाना जाता था। शिमिरा ने कहा, अब हम क्लाइमेट चेंज से पैसा कमाएंगे। उन्होंने दुनिया को बताया कि क्लाइमेट चेंज कोई चैरिटी नहीं, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर दुनिया गर्म हो रही है तो एसी बिकेंगे, अगर पानी कम हो रहा है तो डिसैलिनेशन प्लांट्स लगेंगे। और इन सब प्रोजेक्ट्स को पैसा कौन देगा? मैक्वारी। द मिलियनेयर फैक्ट्री 2.0 अडैप्टिंग टू सर्वाइवल। शिमिरा का दिमाग कैसे चलता है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। दुनिया भर में लोग कार्बन नेट जीरो की बात कर रहे थे। तेल और गैस कंपनीज डर रही थीं। शिमिरा ने देखा कि गैस की डिमांड अधिक खत्म नहीं होगी। जब तक सोलर और विंड पूरी तरह रेडी नहीं होते, दुनिया को बीच में ट्रांजिशन फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है गैस। जहां बाकी बैंक्स ऑयल और गैस से भाग रहे थे, शिमिरा ने अमेरिका और यूरोप में गैस पाइपलाइंस और ट्रेडिंग में पैसा लगाया। 2021 में जब टेक्सास में बर्फीली तूफान यानी स्नो स्टॉर्म आया और बिजली चली गई, तब गैस के दाम आसमान छू गए। मैक्वारी ने उस एक हफ्ते में बिलियंस कमाए। लोगों ने कहा, ये गलत है, लोग मर रहे हैं और तुम प्रॉफिट कमा रहे हो। शमारा का जवाब सिंपल था, हम मार्केट मेकर हैं, हम सप्लाई देते हैं जब डिमांड होती है। प्राइस हम डिसाइड नहीं करते, मार्केट करता है। यही वजह है कि उन्हें वैम्पायर कैंगरू कहा जाता है। वो इमोशन से नहीं, लॉजिक से चलती हैं। उनका मानना है कि अगर आप इमोशंस को बिजनेस में लाएंगे तो आप कभी एफिशिएंट नहीं बन पाएंगे। मैक्वारी आज दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजर है। आपके घर का इंटरनेट, आपकी कार का पेट्रोल, आपके शहर का कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, कहीं ना कहीं मैक्वारी का पैसा लगा हो सकता है। शेमारा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना दिया है। द ग्लोबल स्टेट्स वुमन, COP26 एंड द UN। शेमारा सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहना चाहती थीं, उन्हें पावर चाहिए थी, पॉलिसी लेवल की पावर। 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें बुलाया। उन्होंने ग्लोबल कमीशन ऑन अडैप्टेशन ज्वाइन किया। यहाँ उनका काम था दुनिया को क्लाइमेट चेंज के बुरे असर के लिए तैयार करना। शेमारा ने कहा, सिर्फ सोलर पैनल्स लगाने से कुछ नहीं होगा, बाढ़ आएंगी, सूखा पड़ेगा, हमें ऊंची दीवारें बनानी होंगी, नए किस्म के बीज बनाने होंगे। उन्होंने दुनिया को समझाया कि अडैप्टेशन में भी पैसा है। अगर मॉलडीव्स डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्वारी फंड करेगा। 2021 ग्लासगो, COP26। दुनिया के सारे बड़े लीडर्स बाइडेन, मोदी, बोरिस जॉनसन वहां थे, और उनके बीच शिमारा विक्रमनायके भी थीं। वो सिर्फ एक बैंक की सीईओ नहीं थीं, वो G20 और वर्ल्ड बैंक की एडवाइजर थीं। उन्होंने वहां एक नई चीज शुरू की, CFLI, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। उन्होंने माइकल ब्लूमबर्ग यानी ब्लूमबर्ग के मालिक के साथ मिलकर कहा, सरकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज रोक सकें, प्राइवेट सेक्टर को पैसा लगाना पड़ेगा। उन्होंने इंडिया के लिए भी एक प्लान बनाया। उन्होंने टाटा और दूसरे बड़े ग्रुप्स के साथ मिलकर इंडिया में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने का वादा किया। शेमारा आज वो लिंक हैं जो सरकारों को प्राइवेट पैसा यानी कैपिटल से जोड़ती हैं। जब वो बोलती हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शेमारा के साइन के बिना कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक काला सच भी छुपा है। क्या मैक्वारी सच में ग्रीन है, या ये ग्रीन वॉशिंग है? एक तरफ वो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो आज भी गैस और माइनिंग में पैसा कमा रहे हैं। एक्टिविस्ट्स पूछते हैं, शेमारा जी, आप क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हैं या दोनों तरफ से खेल रही हैं? आगे हम देखेंगे शेमारा का सबसे बड़ा चैलेंज, कैसे उनके खिलाफ टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी के आरोप लगे, कम एक स्कैंडल, कैसे जर्मन सरकार ने उनके बैंक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और उनकी पर्सनल लाइफ, कैसे वो अपने बच्चों और पति के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती हैं जब पूरी दुनिया उन्हें मनी मशीन मानती है। इमेजिन कीजिए, आप एक दुकान पर जाते हैं, आप एक शर्ट खरीदते हैं और उसका बिल लेते हैं। फिर आप उस बिल को लेकर सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने टैक्स भरा है, मुझे रिफंड दो। सरकार आपको रिफंड दे देती है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन सोचिए, अगर आप उसी शर्ट का बिल अपने दोस्त को दे दें और वो भी सरकार के पास जाकर कहे कि मैंने भी टैक्स भरा है, मुझे भी रिफंड दो।
एक ही टैक्स पर 2 बार रिफंड। ये चोरी है, ये फ्रॉड है। लेकिन यूरोप में 1 दशक तक बड़े बड़े बैंक्स और लॉयर्स ने मिलकर यही किया। उन्होंने शेयर्स के साथ यही खेल खेला, एक ही शेयर पर बार बार टैक्स रिफंड लिया। इस स्कैम का नाम था कमएक्स स्कैंडल। इसमें जर्मनी को 10 बिलियन यूरो यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए का चूना लगा। और जब जर्मन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो जिस बैंक का नाम सबसे ऊपर आया वो था मैक्वारी ग्रुप। हाँ, वही बैंक जिसकी सीईओ शमारा विक्रमनायके हैं। जिस औरत को दुनिया ग्रीन क्वीन मानती है, उसके बैंक पर आरोप लगा कि उन्होंने यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स चोरी में मदद की। जर्मन प्रोसिक्यूटर्स ने मैक्वारी के 30 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेक्ट बनाया। उन्होंने बैंक पर 100 मिलियन यूरो का फाइन लगाया। शमारा उस वक्त सीईओ नहीं थी, लेकिन वो टॉप मैनेजमेंट में थी। सवाल उठा, क्या शमारा को पता था? क्या वो भी इस चोरी में शामिल थीं? ये वो दौर था जब शमारा की रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल सकती थी। अगर वो कन्विक्ट हो जाती तो जेल जाना पड़ता। लेकिन शमारा ने इस तूफान को कैसे हैंडल किया? कैसे उन्होंने बिना दाग लगाए अपने बैंक को इस गंदगी से बाहर निकाला? लेकिन इससे पहले अब देखेंगे शमारा का सबसे अंधेरा चैप्टर। एक तरफ वो दुनिया को बचा रही थी, दूसरी तरफ उनका बैंक टैक्स चोरी के केस में फंसा हुआ था। ये कहानी है पावर, ग्रीड और सर्वाइवल की। स्वागत है द स्कैंडल में। द ग्रेट यूरोपियन रॉबरी, कमएक्स। 2019। जर्मनी की सरकार गुस्से में थी। उन्होंने पाया कि सालों से बैंकर्स उनके खजाने से पैसा निकाल रहे थे। स्कीम सिंपल थी। शेयर्स को डिविडेंड मिलने के दिन बहुत तेजी से खरीदा और बेचा जाता था। सिस्टम कंफ्यूज हो जाता था कि शेयर का असली मालिक कौन है। नतीजा, सरकार गलती से खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को टैक्स रिफंड दे देती थी। मैक्वारी ने डायरेक्टली ये चोरी नहीं की थी, लेकिन मैक्वारी ने उन लोगों को पैसा दिया था जो ये चोरी कर रहे थे। मैक्वारी ने कहा, हमें नहीं पता था वो पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं। लेकिन जर्मन प्रोसिक्यूटर्स ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता था, तुमने प्रॉफिट कमाया है। शमारा के लिए ये डू और डाई सिचुएशन थी। अगर वो गलती मान लेती तो बैंक बंद हो सकता था। अगर वो लड़ती तो सालों तक कोर्ट केस चलता। उन्होंने वही किया जो एक प्रैग्मेटिक लीडर करता है। उन्होंने सेटलमेंट किया। मैक्वारी ने कहा, हम लड़ेंगे नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हम पैसा वापस कर देंगे। उन्होंने जर्मनी को 100 मिलियन यूरो यानी करीब 900 करोड़ रुपए चुका दिए। केस बंद हो गया। शमारा ने मीडिया को कहा, ये पुरानी बात है, हमने अपने रूल्स बदल लिए हैं, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सफाई से अपने हाथ झाड़ लिए। लोगों ने कहा ये अनएथिकल है, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर इसे स्मार्ट बिजनेस कहा गया। शमारा ने बैंक को बचाया, चाहे उसके लिए उन्हें मॉरल हाई ग्राउंड छोड़ना पड़ा। द हाउस हस्बैंड, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से। घर पर शमारा कैसी हैं? आमतौर पर हम देखते हैं कि सक्सेसफुल मर्दों के पीछे एक औरत होती है जो घर संभालती है, लेकिन शमारा के केस में उल्टा है। उनके पति एड गिलमार्टिन खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, लेकिन जब शमारा का करियर उड़ान भरने लगा तो उन्होंने एक डिसीजन लिया जो बहुत कम मर्द लेते हैं। एड ने अपनी जॉब छोड़ दी, वो स्टे एट होम डैड बन गए। उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ा, खाना बनाया, होमवर्क कराया। शमारा ने कहा, मैं आज जो हूं एड की वजह से हूं। अगर मुझे घर की चिंता होती तो मैं दुनिया नहीं जीत पाती। शमारा कोई सोशलाइट नहीं है। वो पार्टीज में नहीं जाती, वो डिज़ाइनर कपड़े पहनकर मैगजीन्स के कवर पर नहीं आती। उनके बच्चों को लंबे समय तक पता ही नहीं था कि उनकी माँ इतनी बड़ी सीईओ हैं। उन्हें लगता था माँ बस ऑफिस जाती है। एक बार स्कूल में पूछा गया कि मम्मी क्या करती हैं, तो बच्चे ने कहा वो कंप्यूटर पर काम करती हैं। शमारा सिडनी के नॉर्थ शोर में एक सिंपल से घर में रहती हैं। वो आज भी वीकेंड पर बच्चों के स्पोर्ट्स मैच देखने जाती हैं, जीन्स और टी शर्ट में। कोई देखकर बोल नहीं सकता कि ये औरत ऑस्ट्रेलिया की पूरी इकोनॉमी को हिला सकती है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, इनविजिबिलिटी। वो जानती हैं कि जब आप लाइमलाइट में होते हैं तो आप टारगेट बन जाते हैं, इसलिए वो चुपचाप काम करती हैं। द ग्रीन वॉशिंग ट्रैप, वल्चर इन अ डिस्गाइज। शमारा दुनिया भर में क्लाइमेट लीडर बनकर घूमती हैं, लेकिन एक्टिविस्ट्स उन्हें हिपोक्रेट यानी ढोंगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्वारी आज भी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस ट्रेडर्स में से एक है। उन्होंने अमेरिका में गैस पाइपलाइंस खरीदी हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोल पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। लोग पूछते हैं, अगर आप क्लाइमेट चेंज रोकना चाहती हैं तो आप जहर क्यों बेच रही हैं? शमारा का जवाब बहुत क्लियर और कंट्रोवर्शियल है। वो कहती हैं, हम कल सुबह उठकर लाइट्स बंद नहीं कर सकते। रिन्यूएबल एनर्जी अभी पूरी तरह रेडी नहीं है। जब तक सोलर और विंड सस्ता और रिलायबल नहीं होता, तब तक हमें गैस और ऑयल चाहिए। वो इसे ट्रांजिशन कहती हैं। वो कहती हैं, अगर हमने आज ऑयल बंद कर दिया तो गरीब लोग मर जाएंगे क्योंकि बिजली महंगी हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकल हूँ, इमोशनल नहीं। ये लॉजिक बिजनेस के लिए सही है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। क्रिटिक्स कहते हैं कि शमारा दोनों तरफ से पैसा कमा रही हैं। जब दुनिया ग्रीन होती है वो सोलर बेचती हैं, जब दुनिया में क्राइसिस आता है वो गैस बेचती हैं। इसीलिए उन्हें फाइनेंशियल कमीलियन कहा जाता है, जो वक्त के साथ रंग बदलता है।
द कल्चर ऑफ फियर एंड फ्रीडम। मैक्वारी बैंक में काम करना कैसा है? वहाँ एक रूल है, फ्रीडम विद इन बाउंड्रीज। शिमारा अपने एम्प्लॉयज को माइक्रो मैनेज नहीं करती। वो कहती हैं, तुम्हें जो करना है करो, डील लाओ, पैसा कमाओ, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम बाहर हो। मैक्वारी का कल्चर सिंक और स्विम वाला है। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। शिमारा खुद इसी आग से निकली हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे उनके कई साथी कोलीग्स प्रेशर में टूट गए या फायर हो गए। वो जानती है कि बैंक चलाना कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है। अगर उन्हें किसी ब्रांच को बंद करना पड़े या 100 लोगों को निकालना पड़े तो वो हिचकिचाती नहीं है। उनकी आंखों में वो कोल्डनेस है जो एक सर्जन में होती है। मरीज को बचाने के लिए हाथ काटना पड़े तो काट दो। द फ्यूचर ऑफ मनी, डिजिटल एसेट्स। शिमारा अभी रुकी नहीं है। उनकी नज़र अब टेक्नोलॉजी पर है। मैक्वारी अब डेटा सेंटर्स खरीद रहा है। वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा रहे हैं। शिमारा जानती हैं कि अगला बड़ा रिसोर्स डेटा है। जहां पहले वो सड़क और एयरपोर्ट कंट्रोल करती थी, अब वो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करना चाहती हैं। उन्होंने कहा है, डेटा इज द न्यू ऑयल, और जैसा उन्होंने ऑयल के साथ किया वैसा ही वो डेटा के साथ करेंगी। कंट्रोल, ऑप्टिमाइज एंड प्रॉफिट। उनका विजन है कि मैक्वारी दुनिया का डिजिटल लैंडलॉर्ड बन जाए। आप इंटरनेट यूज करें और रेंट शिमारा को जाए। व्हाट्स नेक्स्ट? शिमारा विक्रमानायके का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो 60s में है, लेकिन उनकी भूख यानी हंगर 20 साल के एंटरप्रेन्योर जैसी है। लेकिन उनके सामने चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में क्लाइमेट प्रोटेस्ट्स तेज हो रहे हैं। सरकारें अब प्राइवेट बैंक्स पर लगाम लगा रही हैं। क्या शिमारा अपने ग्रीन एम्पायर को बचा पाएंगी, या उनका गैस और ऑयल का प्यार उन्हें ले डूबेगा? आगे हम देखेंगे द फाइनल वर्डिक्ट। हम डिकोड करेंगे शिमारा के 5 लाइफ रूल्स जो हर इंडियन स्टूडेंट और प्रोफेशनल को सीखने चाहिए। कैसे एक इमिग्रेंट लड़की ने गोरों की दुनिया में अपनी जगह बनाई, कैसे उन्होंने रिजेक्शन को फ्यूल बनाया, और सबसे जरूरी, एक आम इंडियन यूथ शिमारा की कहानी से क्या सीख सकता है अपने करियर को हैक करने के लिए। इमेजिन कीजिए साल 2050 है। आप सुबह उठते हैं, आपके घर की छत पर जो सोलर पैनल लगा है वो बिजली बना रहा है। आप उस बिजली से अपनी इलेक्ट्रिक कार चार्ज करते हैं। आप उस कार को लेकर एक स्मार्ट हाईवे पर जाते हैं जो खुद आपकी कार को गाइड कर रहा है। आप एक डेटा सेंटर के पास से गुजरते हैं जहां आपका सारा डिजिटल डेटा स्टोर है। आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी है, आपको लगता है कि ये सरकार की सुविधा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस सोलर पैनल, उस हाईवे और उस डेटा सेंटर का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि मैक्वारी ग्रुप है। और उस ग्रुप की चाबी आज भी उसी औरत के हाथ में है जिसने 30 साल पहले ये सब प्लान किया था। लोग पूछते हैं कि क्या शिमारा विक्रमानायके इल्यूमिनाटी हैं? क्या वो दुनिया को कंट्रोल करती हैं? जवाब हाँ और ना दोनों है। वो कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं चलाती, वो बस पैसा यानी मनी को कंट्रोल करती हैं, और दुनिया में जहां पैसा जाता है वहीं पावर जाती है। शिमारा ने दुनिया को नहीं खरीदा, उन्होंने दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद लिया। जब आप सांस लेते हैं, पानी पीते हैं या ट्रैवल करते हैं तो आप उन्हें टैक्स देते हैं। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री को खत्म करेंगे उस सबसे बड़े लेसन के साथ जो एक श्रीलंकन रेफ्यूजी लड़की ने पूरी दुनिया को सिखाया। कैसे चुप रहकर दुनिया जीती जाती है, कैसे इमोशन को मारकर एम्पायर बनाया जाता है। स्वागत है द फाइनल वर्डिक्ट में। द फिलॉसफी ऑफ द वल्चर, ग्रीन कैपिटलिज्म। लोग अक्सर शिमारा को ग्रीन एनर्जी सेवियर मानते हैं क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी की बात करती हैं, लेकिन हमें एक कड़वा सच समझना होगा। शिमारा विक्रमानायके कोई एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है। वो ग्रीटा थनबर्ग नहीं है जो सड़कों पर धरना देंगी। वो एक कैपिटलिस्ट है। उन्होंने ग्रीन एनर्जी में पैसा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो पेड़ पौधों से प्यार करती हैं। उन्होंने पैसा इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें दिख गया था कि कोयला मर रहा है और सूरज उग रहा है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आप दुनिया बचाना चाहते हैं तो चैरिटी मत कीजिए, प्रॉफिट बनाइए। जब तक रिन्यूएबल एनर्जी में प्रॉफिट नहीं होगा, कोई बिजनेसमैन पैसा नहीं लगाएगा। शिमारा ने सोलर और विंड को कूल नहीं बनाया, उन्होंने उसे प्रॉफिटेबल बनाया। उन्होंने दिखाया कि एनवायरनमेंट को बचाना सबसे बड़ा धंधा है। क्रिटिक्स उन्हें वल्चर कहते हैं जो मरते हुए इंडस्ट्रीज यानी कोल को खाते हैं और नई इंडस्ट्रीज को जन्म देते हैं, लेकिन जंगल का नियम यही है, पुराना मरेगा तभी नया आएगा। शिमारा उस साइकिल ऑफ लाइफ की मैनेजर हैं। वो इमोशनलेस हैं। अगर कल सोलर महंगा हो जाए और कोल सस्ता हो जाए तो शायद वो वापस कोल पर आ जाएंगी। ये उनकी ताकत भी है और उनकी कमजोरी भी। द ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन यूथ, 5 रूल्स टू हैक द सिस्टम। शिमारा विक्रमानायके की जिंदगी श्रीलंका के दंगों से लेकर वॉल स्ट्रीट के टॉप तक एक मास्टर क्लास है। अगर आप इंडिया के किसी छोटे शहर में हैं, इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं या आपको लगता है कि आप आउटसाइडर हैं, तो ये 5 रूल्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रूल 1, डोंट ब्रेक द ग्लास सीलिंग, बाय द बिल्डिंग, पावर मूव। शिमारा एक औरत थी, ब्राउन थी, छोटी हाइट की थी। अगर वो शिकायत करती कि लोग मुझे डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो वहीं रह जाती। उन्होंने सिस्टम से भीख नहीं मांगी, उन्होंने सिस्टम को ही खरीद लिया।
लेसन, रोना बंद करो कि दुनिया अनफेयर है, इतने काबिल बनो कि दुनिया तुम्हारे बिना चल ही ना सके। जब आप रेवेन्यू लाते हैं तो कोई आपका रंग या जेंडर नहीं देखता, प्रॉफिट का कोई रंग नहीं होता। रूल 2, द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, चुप रहना सीखो। इलॉन मस्क और रिचर्ड ब्रांसन शोर मचाते हैं, शिमारा चुप रहती हैं। वो कभी मैगजीन कवर पर आने के लिए डेस्परेट नहीं होती, वो जानती हैं कि फेम इज अ लायबिलिटी। जब आप फेमस होते हैं लोग आपको गिराना चाहते हैं, जब आप इनविजिबल होते हैं आप बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते हैं। लेसन, इंडिया में हमें शो ऑफ की आदत है, भाई ने नई कार ली, भाई ने स्टार्टअप खोला। शिमारा कहती हैं वर्क इन साइलेंस, लेट योर एम्पायर मेक द नॉइज। अपने प्लान्स किसी को मत बताओ, सीधा रिजल्ट दिखाओ। रूल 3, प्ले द लॉन्ग गेम, 30 साल की तपस्या। आजकल यूथ हर 2 साल में जॉब चेंज करते हैं। शिमारा ने मैक्वेरी में 33 साल गुजार दिए। वो एक इंटर्न की तरह आई थी और सीईओ बनकर निकली। उन्होंने लॉयल्टी को इक्विटी में बदला, उन्होंने उस कंपनी के हर कोने को समझा। लेसन, कूद फांद बंद करो, एक इंडस्ट्री पकड़ो, उसमें इतना डीप जाओ कि तुम उसके मालिक बन जाओ। इंस्टेंट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता, असली कंपाउंडिंग टाइम लेती है। रूल 4, एडेप्ट और डाई, गिरगिट बनो। शिमारा ने शुरुआत की थी रोड से, फिर वो गई एयरपोर्ट्स पर, फिर ऑयल पर और अब ग्रीन एनर्जी पर। वो किसी एक चीज से प्यार नहीं करती, वो ट्रेंड से प्यार करती हैं। जब दुनिया बदली वो बदल गईं। लेसन, जिद्दी मत बनो, अगर आपका स्किल पुराना हो रहा है, जैसे आज एआई आ रहा है, तो रोना मत, नई चीज सीखो। जो बदलता नहीं वो डायनासोर की तरह मर जाता है। रूल 5, डिफाइन योर ओन फैमिली रोल्स, तोड़ दो परंपरा। शिमारा ने शादी की, बच्चे किए, लेकिन उन्होंने ट्रेडिशनल वाइफ बनने से मना कर दिया। उनके पति ने घर संभाला, उन्होंने सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे को इग्नोर किया। लेसन, आपकी लाइफ आपकी है। अगर आप लड़का हैं और घर संभालना चाहते हैं तो संभालिए, अगर आप लड़की हैं और दुनिया जीतना चाहती हैं तो जीतिए। सोसाइटी के रूल्स आपका बिल पे नहीं करते। द फाइनल लेगेसी, शिमारा विक्रमानायके आज 62 साल की हैं। वो आज भी सुबह उठकर वही करती हैं जो वो 30 साल पहले करती थीं, मैथ, रिस्क, स्ट्रैटेजी। उनका लेगेसी क्या होगा? क्या लोग उन्हें क्लाइमेट हीरो याद रखेंगे? शायद नहीं। लोग उन्हें उस औरत की तरह याद रखेंगे जिसने ग्लोबलाइजेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया, जिसने हमें सिखाया कि हवा, पानी और धूप सब कुछ बिकाऊ है अगर आपके पास सही फाइनेंशियल मॉडल हो। एक श्रीलंकन लड़की जो भाग कर आई थी, जिसके पास अपना घर नहीं था, आज वो दुनिया के करोड़ों घरों की बिजली कंट्रोल करती है। ये कहानी हमें बताती है कि आउटसाइडर होना कमजोरी नहीं, ताकत है। क्योंकि जो बाहर से आता है उसे भूख ज्यादा होती है, वो दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करता, वो दरवाजा तोड़ देता है। तो अगली बार जब आप सड़क पर चलें या स्विच ऑन करें तो याद रखना, शायद आप शिमारा की दुनिया में जी रहे हैं। उठिए, पढ़िए और दुनिया को खरीदने की तैयारी कीजिए, क्योंकि जैसा शिमारा कहती है, अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जो उसे ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं।